हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत अच्छे हो। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले मोनोजेनिक डिसऑर्डर के बारे में। तो जो पिछला वीडियो था, पिछला लेक्चर था, उसके अंदर हम लोग ने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था, राइट। हम लोग यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करें, जो कि जीन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, वो डिस्कस करें। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने एक टाइप देखा था जो क्रोमोसोम से हो रहा था डिसऑर्डर, राइट। आज जो है वो म्यूटेशन की वजह से क्या डिसऑर्डर होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो हम लोग चीज डिस्कस करेंगे। ओके, तो सब लोगों को रेडी हो जाना है। वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। लेट अस बिगिन। ओके, तो देखो यहाँ पे मोनोजेनिक डिसऑर्डर, ये जो मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, ये मोनोजेनिक डिसऑर्डर अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन प्रोसेस। ठीक है, किससे होता है ये? म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीन्स। जब जीन जो होता है, ये जब हम बोल सकते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उस टाइम पे सीक्वेंस जो लगता है वो गलत सीक्वेंस लग जाता है जीन का। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं यहाँ पे म्यूटेशन हुआ। तो म्यूटेशन की वजह से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमें हमारे बॉडी में होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख के रखे। ये जो मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ये मोनोजेनिक डिसऑर्डर जीन के सीक्वेंस में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से होते हैं। पिछले में क्रोमोसोम का डिफेक्ट था, अब जीन के सीक्वेंस में कुछ तो प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। उस वजह से ये वाला डिसऑर्डर जो होता है वो क्रिएट होता है। तो देखो यहाँ पे ड्यू टू म्यूटेशन, ये जो डिसऑर्डर है म्यूटेशन की वजह से होता है। मैंने आपको बताया व्हाट इज म्यूटेशन। सीक्वेंस जो होता है जीन का वो गलत हो जाता है, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जीन के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशंस बोलते हैं। गलती है वो। अप्रोक्सीमेटली 4000 डिसऑर्डर। तो देखो ये जो मोनोजेनिक डिसऑर्डर है ना, म्यूटेशन की वजह से अप्रोक्सीमेटली अभी तक 4000 टाइप के क्या डिसऑर्डर हमने पता लगा है कि इसकी वजह से 4000 अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर ह्यूमन बीइंग के अंदर हो सकता है। और देखो ये क्या होता है ना, ये जो मोनोजेनिक डिसऑर्डर होता है ना, ये हेरिडिटी होता है। ये क्या होता है? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन ये जो प्रॉब्लम होता है, ये डिसऑर्डर्स होता है, ये ट्रांसफर होते रहता है। देखो प्रोडक्ट्स आर इनसफिशिएंट। देखो जब इससे नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये नए प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है? जब जेनेटिक सीक्वेंस में गलतियां होती है, वो सीक्वेंस जिस प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, वो प्रोटीन जो भी सेल को डेवलप करता है, वो सेल इनसफिशिएंट डेवलप होता है। जैसे कोई सेल जो है वो हमारे हेयर्स का है, तो हेयर्स के सेल को जब हेयर सेल डेवलप करेंगे हेयर्स को, तो हेयर सेल के अंदर कुछ तो डिफेक्ट है, हेयर के जीन के अंदर कुछ तो डिफेक्ट है, इसके लिए वो जो हेयर होगा वो इनसफिशिएंट बनेगा, इनसफिशिएंट प्रोडक्ट उसी को बोलते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होता है मोनोजेनिक में, इसके अंदर जो भी प्रोटीन से सेल डिवीजन से जो नया पार्ट बनता है हमारे बॉडी का, उसके अंदर कुछ ना कुछ इनसफिशिएंट होता ही है। ओके, एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया है गैलेक्टोसीमिया। ओके, उसके बाद क्या है? देखो कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया एक्सेट्रा, अलग अलग तरीके के मोनोजेनिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो इसके अंदर से अगर मैं आपको बताऊं, देखो कलर ब्लाइंडनेस सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसके अंदर ए पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, राइट। ग्रीन है, रेड है, ये दोनों कलर के बीच में अंतर नहीं जान पड़ता है, राइट। और वहीं पे अगर नाइट ब्लाइंडनेस की हम लोग बात करेंगे, तो जिसको रात में पूरी तरीके से, या तो हम बोल सकते हैं अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता है। और देखो हीमोफीलिया का मतलब होता है हमारे बॉडी के अंदर जो क्लोथिंग है, वो क्लोथिंग का प्रोसेस जो होता है वो कम हो जाता है। क्लोथिंग का मतलब होता है खून का जम जाना। जब हम लोग को चोट लगता है तो देखो खून क्या होता है? जम जाता है, इसकी वजह से खून ज्यादा बहता नहीं है, राइट। अगर खून ज्यादा बह जाएगा तो हम मर जाएंगे, राइट। तो ये जो हीमोफीलिया होता है, ये वो प्रोसेस होता है, ये वो डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से हमारा खून क्लोथ नहीं होता, हमारा खून जमता नहीं है, जिसकी वजह से कट होने से, एक्सेस ब्लीडिंग के वजह से किसी भी आदमी की मौत हो सकती है, राइट। तो दिस इज सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ मोनोजेनिक डिसऑर्डर। अब हम लोग ना ये मोनोजेनिक डिसऑर्डर के अलग अलग जो एक्सेस, या तो हम लोग बोल सकते हैं बहुत बहुत ज्यादा देखे जाते हैं डिसऑर्डर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट अस सी। तो देखो सबसे पहला होता है एल्बिनिज्म। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्बिनिज्म में द पर्सन जिसको एल्बिनिज्म होता है, अगेन इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसको एल्बिनिज्म होता है, उनका जो स्किन का कलर होता है, उनके जो हेयर का कलर होता है, उनके जो आइज का कलर होता है, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द जनरल पर्सन। इनका देखो स्किन का कलर एकदम व्हाइट है, हेयर का कलर भी व्हाइट है, आइस का कलर जो होता है वो पिंक हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्बिनिज्म। हम लोग बोलते हैं एल्बिनो पर्सन है, राइट, व्हाइट पर्सन है। तो ये जो होता है, ये अगेन इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, किसी जीन्स के गलत सीक्वेंस की वजह से ये वाला प्रॉब्लम होता है। तो देखो यहाँ पे अगेन इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू लो मेलानिन। देखो अभी हमारे स्किन का कलर जो होता है ना, इंडियन स्किन की कलर की अगर बात करें, डार्क भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं, एकदम व्हाइट भी होते हैं, राइट। तो ये नॉर्मल स्किन का जो कलर होता है हमारे इंडिया में, इट इज ड्यू टू मेलानिन पिगमेंट।
ये मेलानिन पिगमेंट बेसिकली ब्राउन पिगमेंट होता है जो कि हमारे स्किन को ब्राउन कलर देता है, राइट। तो ये ज्यादा अगर है तो डार्क स्किन हो जाता है, कम है तो लाइट स्किन रहेगा। तो लेकिन जब एल्बिनिज्म होता है, किसी प्रॉब्लम किसी को एल्बिनिज्म डिसऑर्डर्स होते हैं ड्यू टू जेनेटिक सीक्वेंस जो गलत हो जाता है, तो इनके अंदर ना मेलानिन पिगमेंट ना के बराबर बनता है। अगर मेलानिन पिगमेंट बन ही नहीं रहा है तो देयर विल बी नो ब्राउन कलर, एंड दस ड्यू टू दिस पर्टिकुलर पर्सन, इनके हेयर का कलर, इनके क्या बोलते हैं स्किन का कलर, इनके आइज का कलर जो होता है इट इज टोटली वाइट बिकॉज देयर इज नो मेलानिन, राइट। ओके, अभी देखो यहाँ पे स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, ये सारे चीजें के अंदर आपको अलग अलग चेंजेस देखने मिलेंगे विथ रेफरेंस टू एनी नॉर्मल पर्सन। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मेलानिज्म। ओके, ये भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे आपके आसपास के एनवायरमेंट। ओके, चलो लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज सिकल सेल एनीमिया। अब देखो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। सिकल सेल एनीमिया अगेन इट इज वेरी, हम बोल सकते हैं फेमस नहीं बोलेंगे हम लोग, बट हम लोग बोल सकते हैं ये इतने ज्यादा अमाउंट में होता है पब्लिक को, पीपल को। अगेन दिस इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, राइट। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो बीमारी ये ना अगेन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है। देखते हैं इसके बारे में। तो देखो ये होता है ड्यू टू एरेथ्रोराइट्स, दैट इज आरबीसी। तो एरेथ्रोराइट्स जो होते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ये ना हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। और ये आरबीसी जो होता है इसके अंदर ना हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, ये हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन बेसिकली ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। मतलब कि ब्लड के अंदर ये ऑक्सीजन मिक्स करता है और जिधर जिधर पहुंचाना रहता है वहां पे ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो अगर हीमोग्लोबिन का नंबर कम हो गया तो ऑक्सीजन का अगेन नंबर क्या हो जाए, कम हो जाए। देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, राइट। तो देखो ये जो बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, अब इसमें क्या होता है मैंने आपको बताया, इसमें पूरा का पूरा चीज आरबीसी से रिलेटेड होता है, दैट इज रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। तो क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहाँ पे कहाँ पे मिलते हैं, ब्लड में। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के अंदर क्या होते हैं, हेमोग्लोबिन, राइट। अब हेमोग्लोबिन का मैंने आपको काम बताया, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इफ देयर इज लेस नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन का काउंट भी क्या हो जाएगा, लेस। और देयरफॉर ऑक्सीजन कम होने की वजह से बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चलते हैं वो प्रोसेस अब स्लो हो जाएंगे, लाइक सर्कुलेशन, डाइजेशन, राइट, और एक्सक्रीशन, जो भी प्रोसेस होते हैं क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। ड्यू टू दिस हम लोग के बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगे, राइट। तो यही चीज होता है सिकल सेल, जिसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया, ये बहुत सारे केसेस इसके हम देख सकते हैं हमारे इंडिया में। इवन हम लोग महाराष्ट्र में खुद देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस है। अराउंड 2.5 लाख केसेस अभी भी हमारे महाराष्ट्र में है। ओके, तो देखो इसके अंदर जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे एक डायग्राम है। देखो ये ब्लड है आपका, ब्लड के अंदर जो ये आरबीसी है, आरबीसी का हीमोग्लोबिन, अभी देखो इसका जो साइज है या तो हम शेप बोल सकते हैं सर्कुलर है, राइट। कैसा, ये सर्कुलर, और इसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कंटेंट होता है। अब जब आपको सिकल सेल एनीमिया होता है ड्यू टू सम रॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीन, तो इनका जो शेप होता है, जैसे ये क्या है, सर्कल है, इनका जो शेप, अब अच्छा इसके अंदर क्या, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, राइट। तो इनका जो शेप होता है ना वो मून जैसा हो जाता है, या तो हम लोग बोल सकते हैं सिकल। एक्चुअली सिकल क्या होता है, ये देखो फार्मर के पास आप देखेंगे जिससे इन लोग घास काटते हैं, राइट। तो ये सिकल की तरह हो जाता है। अब देखो इसका साइज कम होने की वजह से इसके अंदर के जो काउंट्स है वो भी कम हो गए, ऑक्सीजन कम हो गए, तो देयर विल बी लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आने लगता है। इससे क्या क्या प्रॉब्लम होता है, देखो रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल रप्चर हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, ब्लड वेसल के रास्ते में कुछ तो रुकावट आ सकता है, बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, ब्रेन के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, लंग्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर, एंड दस ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, एंड हेंस ये इंसान की मौत हो सकती है, राइट। तो ये अगेन बहुत हम बोल सकते हैं कि रेयर बीमारी है जो कि अलग अलग जनरेशन से अलग अलग जनरेशन तक ट्रांसमिट होती है। अगेन इट इज ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सिकल सेल एनीमिया, इसके ना कुछ यहाँ पे मैंने अकरेंस बनाए हैं, किस वजह से ये ऑकर हो सकता है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ कोड वर्ड दिए हैं, कोड वर्ड को समझते। सपोज अगर कोड वर्ड डबल ए है, इसका मतलब होता है वो पर्सन नॉर्मल है, उसको कोई सिकल सेल एनीमिया नहीं है। ओके, चलो अगर एएस कोड है, इसका मतलब है वो पर्सन कैरियर है। वो पर्सन क्या है, कैरियर है, मतलब वो कैरी करने वाला है, राइट। वो पर्सन कैरी कर रहा है, उसके थ्रू एनीमिया होगा। और एसएस का मतलब उसका सफरर, ऑलरेडी वो पर्सन उससे जूझ रहा है, उसको वो बीमारी है। ओके, तो वापस से ए मतलब नॉर्मल है,
AS का मतलब कैरियर, वो पर्सन की थ्रू दूसरे जनरेशन को ट्रांसमिट हो रहा है, और सफरर SS सफरर मतलब ऑलरेडी उसको है। ओके, AS मतलब उसके पास भी होगा लेकिन वो डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर होगा, वो दिखाई नहीं देगा, उसको उसका इफेक्ट पता नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके जीन में ये प्रॉब्लम होगा। ओके, चलो देखते हैं। देखो, जब फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जब स्पर्म ओवन में जाएंगे, तो देखो क्या होता है, अगर सपोज फादर मैन अगर वो नॉर्मल है, कैसा है, नॉर्मल, और जो वुमन है वो भी नॉर्मल है, देखो AA मतलब नॉर्मल, दोनों के अंदर कोई सिकल सेल एनीमिया का सिम्टम्स नहीं है, तो जो प्रोगेनी मतलब क्या होता है, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, नेक्स्ट जनरेशन जो बेबी आएगा, उस बेबी के अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं दिखाई देगा, वो भी नॉर्मल प्रोगेनी होगा। कैसा होगा, नॉर्मल। इफ पेरेंट्स आर नॉर्मल, प्रोगेनी इज नॉर्मल। नेक्स्ट, अगर सपोज मैन यानी फादर AA है, AA का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, और मदर AS है, AS मतलब कैरियर, मदर के थ्रू ट्रांसमिट, मदर के अंदर है, रिसेसिव है, मदर के अंदर पता नहीं चल रहा। अगर फादर नॉर्मल है, मदर कैरियर है, तो 50% चांस है कि जो बेबी होगा वो नॉर्मल होगा, और 50% चांस है कि बेबी जो होगा वो कैरियर होगा, बेबी के अंदर भी होगा लेकिन वो रिसेसिव कैरेक्टर होगा। अगर फादर कैरियर है और मदर नॉर्मल है, तो भी यही चांस, बात वही हो गया ना, राइट। तीसरा केस देखो क्या है, फादर नॉर्मल है, मदर सफरर है, मदर को वो है बीमारी, फादर नॉर्मल, मदर सफरर है, तो सारे के सारे जो प्रोगेनी होंगे कैरियर होंगे, सारे के सारे प्रोगेनी क्या होंगे, कैरियर, जितने भी बच्चे होंगे सब कैरियर होंगे। या तो फिर अगर फादर सफरर है और मदर नॉर्मल है, तो भी प्रोगेनी सारे कैरियर होंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, फादर AS कैरियर है, मदर भी कैरियर है, दोनों कैरियर है, फादर भी कैरियर है, मदर भी कैरियर है, तो 25% चांस है कि जो प्रोगेनी होगा वो नॉर्मल होगा, 25% चांस है कि प्रोगेनी सफरर होगा, और 50% चांस है कि प्रोगेनी कैरियर होगा। अगेन, अगर फादर सफरर है, मदर भी कैरियर है, दोनों कैरियर है, तो 25% चांस है कि नॉर्मल बेबी होगा, 25% चांस है सफरर, उसको होगा वो बीमारी, 50% है कैरी, उसके थ्रू दूसरे जनरेशन को जाएगा, गारंटी है। ओके, अब देखो AS फादर जो है वो क्या है, कैरियर, मदर जो है वो सफरर है, तो 50% चांस है कि कैरियर होगा, और 50% चांस है सफरर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, फादर सफरर है, मदर कैरियर है, तो सेम। लास्ट वन देखो, दोनों सफरर है, दोनों सफरर, और प्रोगेनी विल बी सफरर, सारे के सारे जितने नेक्स्ट जनरेशन आएंगे सब लोग क्या करेंगे, वो बीमारी को सफर करेंगे, उनको वो बीमारी होगा। कैरियर का मतलब क्या होता है कि उसको वो बीमारी आई, उसके पास वो बीमारी है लेकिन वो दिख नहीं रहा, उसको कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, उसके अंदर वो रिसेसिव कैरेक्टर, अब इससे वो तीसरे जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होगा, राइट। तो दिस आर सम ऑफ द टेबल जो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स होते हैं, कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल। अब ये क्या होता है, तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ तो डिफेक्ट हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे मिलता है आपको, सेल में। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया इज बेसिकली कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। तो ये पावर, एनर्जी सप्लाई करने का काम करता है। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट आ गया तो एनर्जी सप्लाई का इश्यू जो पूरे बॉडी में आ जाएगा। अगेन डिफेक्ट कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि एनर्जी ही नहीं है बॉडी में, हम काम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो अगेन देयर विल बी सम इश्यू। तो देखो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA बिकम डिफेक्टिव अलोन। तो क्या होता है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आप लोगों ने देखा है माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके का होता है ना, इसके अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ऐसा कुछ तो, राइट। तो ये खुद डिफेक्टिव रहता है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट अलोन ये डिफेक्टिव होता है, कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एग सेल। अब देखो क्या होता है, ये जो बीमारी होता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, अब देखो क्या होता है, एग सेल, ओवम जो है, ओवम में यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। और जो स्पर्म होता है ये इस तरीके से स्पर्म, तो स्पर्म का जो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया DNA, वो इस पार्ट में होता है। तो जब ये स्पर्म इसके अंदर एंटर करता है तो यहाँ पे ना एंजाइम होता है, तो ये एंजाइम क्या करता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को रोक लेता है, इसको जाने नहीं देता है। मतलब अगर ये डिफेक्टिव भी है तो ये अंदर नहीं जा सकता है, ये अंदर नहीं जा सकता, ये एंजाइम इसको मार डालता है।
तो ये नहीं जा सकता। मतलब अगर बेबी को वो डिफेक्ट आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, कोई डिफेक्ट आ रहा है, तो वो डिफेक्ट मदर के माइटोकॉन्ड्रिया से होगा, फादर के नहीं, क्योंकि स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया को ये क्या करता है, मार देता है। कौन? जो ओवम के बाहर क्या होता है, एंजाइम्स के लेयर होते हैं, राइट। तो कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एग सेल, ये जो ओवम है एग सेल, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, मदर की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, तो दिस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन माइटोकॉन्ड्रियल अलोन। ओके, नेक्स्ट, डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशन इन मल्टीपल जीन। अब देखो, पहले हम लोग ने देखा सिंगल जीन के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था, अब बहुत सारे जीन के अंदर क्या हो रहा है, सीक्वेंस गलत हो रहा है, बहुत सारे सीक्वेंस के अंदर डिसऑर्डर्स क्रिएट हुए। अब इसकी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसके अंदर भी बहुत सारे डिफेक्ट होंगे। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बीमारी होती है म्यूटेशन इन मोर देन वन से जीन, एक जीन से ज्यादा जीन्स के अंदर सीक्वेंस की गलतियां हो जाती है। म्यूटेशन मतलब गलतियां, सीक्वेंस की गलतियां, म्यूटेशन मतलब गलतियां होती है, राइट। डू नॉट फॉलो मेंडल्स प्रिंसिपल। यहाँ पे जब ऐसी गलतियां होती है ना, तो जो हेरिडिटी होता है, जो इंफॉर्मेशन पास होता है, जो ट्रेड पास होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक पास होता है, ये चीज मेंडल के प्रिंसिपल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है, अगर बहुत सारे सीक्वेंस में गलतियां हो गई है तो। एग्जांपल दिया है क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जो लिप होता है हमारा, इसके ऊपर का जो ये नोज है, ये नोज के हिस्से का यहाँ का जो, यहाँ पे ना आप देखोगे नॉर्मल सा जॉइंट होता है, तो ये जॉइंट अपीयर होने लगता है, क्लेफ्ट लिप थोड़ा बड़ा रहता है। स्पाइना बाइफाइडा, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है पीछे का, ये टेढ़ा होता है, सपोर्टिव नहीं होता है। हार्ट डिसीज हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर। तो देयर आर लॉट मेनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशन इन जीन, राइट। तो ये सारे डिसऑर्डर्स होते हैं ड्यू टू म्यूटेशन की वजह से होते हैं। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किसकी वजह से, क्रोमोसोम की वजह से डिस्कस किया था। यहाँ पे जो हमारा मोनोजेनिक डिसऑर्डर है, जो कि म्यूटेशन की वजह से होता है। तो आई होप कि सब लोग को अच्छे से समझ में आए। आपको एक एक पॉइंट, दो पॉइंट अच्छे से याद करके रखना है फॉर एग्जाम पर्पस। हाँ, ओके। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो फटाफट लाइक करना है, शेयर भी करना है, अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से भी करवाना है। टिल देन हैव ए वंडरफुल जर्नी, हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।